सो है गाइस, वेलकम बैक टू द मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग अपना सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का दिसंबर 2021 अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे, मे भी अगस्त में हो, इन सारे एग्जाम्स हमारे जो होने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस पे होंगे। तो मैंने कहा था सर आपके लिए कुछ एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो देखो ऑलरेडी मैं एमसीक्यू बिट क्वेश्चन का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने 1 to 100 यानी 1 से 100 तक हम इस पीडीएफ का क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इसमें टोटल जो अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं 154 है, यानी 54 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये हमारा पार्ट 4 यानी वीडियो नंबर 4 है, इसमें हम कवर कर लेंगे। यानी इस वीडियो में हमारा एमसीक्यू बिट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कॉस्टिंग वाले पोर्शन को करेंगे। सर कॉस्टिंग वाला पोर्शन भी एंड हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भी हमारे पास एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू की कमी नहीं है। ये तो बिट क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हुए हैं एमसीक्यूज बिट क्वेश्चन के नाम से। इसके बाद हम अपना स्टडी मटेरियल उठाएंगे। स्टडी मटेरियल में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए होंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम एमटीपी आरटीपी उठा लेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे। तो एमसीक्यू सर आपके पास बहुत सारा है, इतना एमसीक्यू है कि आप प्रैक्टिस करके थक जाओगे, आपके एग्जाम तक भी ख़त्म नहीं होंगे। तो देखो एमसीक्यूज़ की कमी नहीं है, हम कहीं से भी एमसीक्यूज़ उठा के प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिलहाल हम बिट क्वेश्चन कर रहे हैं। बिट क्वेश्चन के बाद हम स्टडी मटेरियल करेंगे। स्टडी मटेरियल के बाद हम अपने आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर से भी एमसीक्यू उठा के सॉल्व करेंगे। पहले ये तो कर लो। अब देखो सर, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि 100 तक मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है सीएमए फाउंडेशंस अकाउंट्स एमसीक्यू के नाम से। उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप क्लिक करके पहले की वीडियोस देख सकते हो। दूसरा पॉइंट कि आपसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आपसे कुछ डाउट्स पूछने हैं, आपसे कनेक्ट होना है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, और अगर कुछ पूछना डाउट आप ग्रुप में पूछ सकते हो। वहाँ बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर देते हैं, मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट्स भी मिलता रहेंगे और आप मुझसे कनेक्टेड भी रहोगे, कुछ पूछ सकते हो, डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। चलो जी, दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को जितने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, अपने टेलीग्राम पे, अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हो करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही मेरे लिए, आप सबके लिए कंट्रीब्यूशन है। आप सबकी तरफ से मेरे लिए यही एक हेल्प है, और मेरे लिए आप सबकी तरफ से ये एक कंट्रीब्यूशन। आप कंट्रीब्यूशन समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस चैनल का लिंक हर जगह अपनी शेयर कर दो, वीडियोज़ भी शेयर कर दो। ठीक है जी। बाकी जो लेक्चर की रही, तो मैं बहुत जल्द ही सीएमए फाउंडेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं दिसंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, हर एक चीज़ प्रैक्टिस करेंगे एज पर एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। यानी जैसे एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड कोर्स में लॉन्च करने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अभी मैं लॉन्च नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेम कोर्स में अवेलेबल कर देता हूँ यूट्यूब पे ही। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो भी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो ट्रायल बैलेंस को टोटलिंग में अफेक्ट करता है। ठीक है जी। फर्स्ट हमारा है मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगर सर हम बैलेंसिंग अकाउंट यानी बैलेंस अकाउंट का गलत निकाल दे तो क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा? बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है ए। ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंटायरली। अब हमने क्या किया कि सारे के सारे कंप्लीट ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया, भूल गए, तो उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। सपोज हमने एक एंट्री सेल की एंट्री नहीं की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमें एंट्री करनी थी ₹1000 की, हमने इसको एंटायरली ओमिटेड कर लिया, यानी पूरा कंप्लीट एंट्री भूल गए। तो इसमें देखो क्या हुआ, डेबिट में भी 1000 से कम हो जाएगा, क्रेडिट में भी 1000 से कम हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर जाएगा। तो अगर आपने कोई एंट्री पूरी छोड़ दी तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, इसलिए पॉइंट नंबर ए आंसर है, बी नहीं है। सी कह रहा है कि हमने रिकॉर्डिंग तो क्या कर ली है, रिकॉर्डिंग रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स। क्या बोला है हमें? रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में गलत एंट्री पास कर दी है, मतलब एक सब्सिडरी बुक की एंट्री दूसरे सब्सिडरी में पास होगी, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस एरर नहीं आएगा, मैच कर सकता है। पोस्टिंग एन एंट्री ऑफ द करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट। हमने मान लो कि डेबिट साइड लिखना था, सैलरी में लिख दिया हमने वेजेस में, तो है तो डेबिट साइड ही ना, अकाउंट गलत है बट साइड सही है, तो इस केस में भी एरर जो है वो एरर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा।
डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज एन अकाउंट ऑफ, कह रहा है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कब आ सकता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ भी आ सकता है क्योंकि हमने चेक इशू कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। चेक इशूड बट डिसऑनर, हमने इशू किया था बट डिसऑनर हो गया, यहाँ इससे भी आ सकता है। चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिट लिखना चाहिए था इसको, इससे भी एरर आ सकता है, यानी इसका आंसर होगा डी। यानी ये सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ सकता है कैश बुक और पासबुक पे। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ दिस आइटम आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कौन से आइटम को हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं। मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन पासबुक। सिंपल सी बात है भाई, कैश बुक में मिस्टेक होता है तो ही हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, यानी इसको सही करते हैं ना, तो इसका पॉइंट ए सही आंसर है। काशी ड्रो अ बिल ऑन श्याम, श्याम के ऊपर बिल बनाया गया 5000 का। एंड काशी एंडोर्स इट टू राम, उसने किसको दे दिया, राम को दिया। राम एंडोर्स इट टू राहुल, द पेई ऑफ द बिल इज राहुल। सिंपल सी बात है, पेई का मतलब ये नहीं होता जिसको पेमेंट करना, पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो किसको बिल मिलेगा, जिसके पास, किसको पैसे मिलेंगे, जिसके पास बिल है, राहुल के पास, ठीक है। ध्यान रखना, पेई वर्ड से कंफ्यूज मत होना। पेई मतलब होता है हु रिसीव पेमेंट, जो पेमेंट को रिसीव करेगा, ठीक है ना। और पेमेंट को कौन रिसीव करेगा, जिसके पास बिल है, सिंपल सी बात है। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर, द कंसाइनर डेबिट विच अकाउंट, कह रहा कि कंसाइनर ने क्या किया है, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर द कंसाइनर डेबिट विच अकाउंट, कोई सा भी नहीं। जब गुड्स रिसीव करता तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, कोई डेबिट नहीं किया जाता, आप सबको पता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कंसाइनमेंट अकाउंट किस बेसिस बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर में जो को वेंचर होते हैं, को वेंचर अकाउंट जो बनते हैं वो बनते हैं पर्सनल अकाउंट के बेस पे, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो बनता है वो बनता है नॉमिनल अकाउंट के बेस पे, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल की तरफ, और को वेंचर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल की तरह, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट सिंपल सी बात है पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ज्वाइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टेकन ओवर बाई वेंचर एट 15,000, तो कह रहा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई कितना, 15,000, जितने से उसने ले लिया है उसने से क्रेडिट कर दिया जाएगा उसके अकाउंट को, जॉइंट वेंचर अकाउंट को। क्लोजिंग स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इन शोन इन, जब क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, आप सबको पता होगा ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक शो होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया जाए तो उस केस में एडजस्टेड परचेज होता है, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में तभी शो होगा जब वो आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हो। तो सर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ओनली इन बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कह रहा है इसमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैरेक्टर नहीं है। पॉइंट नंबर ये बोला कि इवेलुएट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ होल बिजनेस, कह रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ निकालना होल बिजनेस का, यानी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, ये तो है भाई साहब। बेस्ड ऑन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सीधी सी बात है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता अकाउंट्स, ये भी है। रिपोर्ट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्टैच्यूटरी ऑडिट, और रिपोर्ट हमेशा स्टैच्यूटरी ऑडिट के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसके लिए हो सकता है, ये भी है। रिपोर्ट्स आर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, इसकी जो रिपोर्ट्स आएगी हमेशा मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, रिपोर्ट कुछ भी आ सकता है, जो आपने अकाउंटिंग की उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आएगा, मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। सपोज मैनेजमेंट से ये बहुत सारा प्रॉफिट आए तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट आएगा, मैनेजमेंट को जो चीज़ डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं कि उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट हमेशा मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो तो अकाउंटिंग के और आपकी ट्रांजेक्शन पे वेरी करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, तो ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस एसेट्स, नहीं ये नहीं है। ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी
इक्वल टू एसेट्स, यानी ये वाला बन जाएगा। देखो एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, यानी इसका पॉइंट नंबर बी बन जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, लाइबिलिटी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस एसेट्स, नहीं ये भी नहीं है। पॉइंट नंबर सी लिखा है एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये भी सही है यार, इसका देखो दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, दोनों इसका आंसर सही है। तो सर हम टिक कौन सा मारेंगे, अब कोई सही मार दो। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जाम में चेक करके देंगे, लेकिन इसका दोनों सही है, ए बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पर्सनल अकाउंट कौन सा, सीधी सी बात है सैलरी पेबल, पेबल यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कौन सा आएगा, पर्सनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं, जब सर कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करे एक एंट्री में ही, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सेल ऑफ गुड्स टू वाई, वाई को सेल किया, इसमें या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। वैसे सेल गुड्स किया तो क्रेडिट सेल होगा, इसमें तो कैश और बैंक है ही नहीं। गोडाउन रेंट पेड बाय चेक, ये भी सिर्फ बैंक की एंट्री है, इसमें भी नहीं होगा। रिसीव 12,000 सेटलमेंट ऑफ इतना, ये भी नहीं होगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हाँ ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिट टू बैंक यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000 और 9,000, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हेन द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली या मिसमैच, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं करेगा, जब टू एरर दोज आर कंपनसेटिंग ईच अदर, इस केस में एरर, इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा जब दो एरर हो और एक दूसरे को कंपनसेट करते हो। सपोज कहीं डेबिट करना था 500, आपने कर दिया 50, एक जगह डेबिट करना था 50, आपने कर दिया 500, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। दो एरर हुई है और ये ऐसे एरर हैं जो एक दूसरे गलती को कंपनसेट कर दे रहे हैं, तो इस केस में तो एरर, इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, तो ये वाला आंसर नहीं है इसका। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस, आपने ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड करी तो भी ट्रायल बैलेंस मैच कर देगा। आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 बार कर दिया, तो भाई डेबिट और क्रेडिट में 2 बार का एंट्री चली गई तो भी मैच कर जाएगा। टेकिंग बैलेंस टू द रॉन्ग साइड इन द ट्रायल बैलेंस, ये आंसर है आपका सी। आपने क्या किया, रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर दी, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, तो इस केस में मैच नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस। टोटली मिस से समझा चुका हूँ तो भी मैच कर जाएगा, आपने पूरी एंट्री छोड़ दी तो डेबिट से भी गायब और क्रेडिट से भी गायब तो भी मैच कर जाएगा, तो इसका हमारा होगा ऑप्शन सी। एन एंट्री ऑफ 1560 हैज़ बीन डेबिटेड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट 1650, इट इज़ एरर ऑफ ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल, कमीशन सिंपल सी बात है, ओमिशन मतलब भूल जाना, भूला तो है नहीं, एंट्री तो की है। प्रिंसिपल मतलब डेटर का, भाई आपने कैपिटल का रेवेन्यू का कैपिटल इधर का उधर कर दिया, वो भी नहीं किया, डेटर में रखा। कंपनसेटिंग का मतलब गलती आपने ऐसे की जो कंपनसेट हो गया, ये भी नहीं है। बचा क्या, कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन है। अमाउंट सेट अपार्ट ऑफ मिट लॉस ड्यू टू बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक हमने क्या किया, कुछ प्रोविजंस, कुछ पैसे को अलग रख रखा है ताकि हम बैड डेप्ट को लॉस हो तो उसको मीट कर सकें, यानी उसको हम उतना के लिए रिकवर कर सकें, यानी उतना पेमेंट हम कर सकें बैड डेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारे पास बैड डेप्ट होता है तो हम उतना पैसा पहले से सेव करके रखते हैं ताकि हम उसको मीट कर पाएँ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, आपने पढ़ा ही होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट्स कंटिन्यूस यूज़, सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन, अगर कंटिन्यूस यूज की वजह से जो वैल्यू में रिडक्शन आ रही है किसी भी एसेट्स, किसी फिक्स एसेट्स के, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट हैपन व्हेन बैड डेप्ट इज रिकवर्ड, जब बैड डेप्ट रिकवर होगा तो क्या होगा, करंट एसेट डिक्रीज करेगा, नहीं भैया। डेटर्स बैलेंस डिक्रीज, नहीं। प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो बैड डेप्ट जो राइट ऑफ हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर उसको रिकवर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाता है, यानी इनकम शो होता है। Which balance is not considered for closing entry on the basis of trial balance for transferring to trading or profit and loss account, salary and wages, discount received, commission paid, cash in hand। देखो कह रहा है कि which balance is not considered for closing entry, कौन सा, देखो हमारे पास सैलरी एंड वेजेस, इसकी भी क्लोजिंग एंट्री पास होती है, विथ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाता है। डिस्काउंट रिसीव, ये भी इनकम है। कमीशन पेड, ये भी। कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, यानी एसेट्स की क्लोजिंग एंट्री नहीं होती, उनकी ट्रांसफ़र एंट्री होती है, और एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री होती है। तो यहाँ बोला है कि इसमें से कौन सा क्लोजिंग एंट्री नहीं होगा, देन कैश इन हैंड का। सिलेक्ट
करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफाई एन एरर अमाउंट 10,000 विड्रॉन बाई ऑनर फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 10,000 रुपये निकाले थे ऑनर ने और उसको हमने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अब उसको रेक्टिफाई एंट्री आप बताओ कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं। अगर उसने 10,000 रुपये निकाले थे तो उसकी एंट्री, सही वाली एंट्री क्या बननी चाहिए थी? तो सर उसकी राइट एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है, उसने 10,000 निकाले, यहाँ डेबिट होगा, देख लेना जो भी है। लेकिन उसने क्या किया, डेबिटेड क्या लिखा, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, यानी उसने एंट्री बना दी ये ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करने के बजाय उसने ट्रेड एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, ये है। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है, सबको पता है रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी। अगर मुझे रेक्टिफाई एंट्री पास करना है, सही एंट्री पास करना है, तो देखो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या किया, ट्रेड एक्सपेंस में दिखा दिया जबकि दिखाना था ड्राइंग में। तो ट्रेड एक्सपेंस को कर दो क्रेडिट, आपने यहाँ डेबिट किया, उसको क्रेडिट कर दो तो ऑटोमेटिक ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट नलीफाई हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, और ड्राइंग अकाउंट कर दो डेबिट, यानी ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करके वहाँ से पैसे निकाल के ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अब आपकी जो ये पीडीएफ है इसका आंसर गलत दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, इसका आंसर बी दिया, बट करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए आंसर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, मेसर्स ए बी एंटरप्राइजेज हैज़ बैंक बैलेंस 8,800 एज पर कैश बुक। हमारे पास बैंक बैलेंस है 8,800 एज पर कैश बुक, ठीक है भाई, 8800 रुपये है। नेक्स्ट बोला गया है and the following were found: 3 check deposit into bank for 5,800 but only 1 check for 2,000 was clear। हमने क्या किया, 3 चेक जमा किए, टोटल बैलेंस था 5,800 का, उसमें सिर्फ 2,000 रुपये का बैलेंस क्लियर हुआ है, यानी बाकी जो 3,800 का बैलेंस है वो क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हमने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया था 5,800 से, हमने इसमें कितना ऐड किया था, हमने इसमें 5,800 ऐड कर चुके हैं क्योंकि हमने डिपॉजिट किया था तो हम कैश बुक में ऐड कर देंगे, बट पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही इंक्रीज हुआ क्योंकि सिर्फ 2,000 ही चेक क्लियर हुआ है। तो बाकी का जो मैंने 3,800 इंक्रीज किया है वो तो गलत हो गया ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने किसी को चेक दिया 5,800 का कि भाई मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देना, उसने बैंक में डिपॉजिट किया और वहाँ से सिर्फ बैंक ने मैंने मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये क्रेडिट किया है और मैं अपने अकाउंट में इधर 5,800 रुपये ऐड करके बैठा हूँ कि इतने पैसे मेरे पास आ गए, इतने आ गए। अब दिक्कत ये है कि वहाँ सिर्फ 2,000 रुपये आए, लेकिन मैंने 5,800 रुपये क्रेडिट कर दिए अपने अकाउंट में, तो मैं क्या करूँगा, 3,800 रुपये और कम कर दूँगा, भाई ये नहीं आए। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करोगे, 3,800 माइनस कर दोगे, तो ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 5,000। तो पॉइंट नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट। उसके बाद क्या लिखा है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250, इधर कितने से इंक्रीज हुआ, 1250 से, और हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया 1520, यानी बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, हमें लिखना था 1250 बट लिख दिया 1520 और लिखना था 1250। डिफरेंस कितने का है इसमें, ये हो गया 42, यानी 270 रुपये हमने डिविडेंड भी बढ़ा के लिखा हुआ है अपने अकाउंट में, तो हमें उसको भी माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल निकालने के लिए। तो कितना आएगा 4730, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर जो हमारा पासबुक निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4370, पॉइंट नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफ 2 लाख पेड टू एम्प्लॉय, इट इज़ द एसेट। सिंपल सी बात है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट्स होता है। क्लेम अगेंस्ट कंपनी पेंडिंग इन कोर्ट केस, एक हमारा कंपनी है उसके ऊपर कोई क्लेम चल रहा है बट वो पेंडिंग है कोर्ट में। अब ये लाइबिलिटीज़ हमारी तो है बट कौन सी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी, मतलब देना पड़ भी सकता है और नहीं भी। क्या मतलब है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़
इज अ लायबिलिटी विच इज डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, यानी किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में डिपेंड करता है। यानी अगर हम केस जीत गए तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और हार गए तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एक इवेंट पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सीधी सबको पता है, आपने शायद फाउंडेशन की लॉ बहुत अच्छे से पढ़ी है, करेंसी नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बोलते हैं, लॉ ने उसको मना कर दिया। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रॉस चेक, सबको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, बट करेंसी नोट को नहीं। सर ऐसा कैसे, करेंसी नोट से भी तो हम लेन देन करते हैं, हाँ लेन देन करो, बट ये बियरर होता है, नेगोशिएबल नहीं होता है, जिसके पास है वही मालिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है जॉइंट वेंचर का। को वेंचर में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ लिमिटेड ड्यूरेशन, ये भी ठीक है। इट इज़ डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, ये भी ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट बिजनेस शेयर ऑन द कैपिटल रेशियो, नहीं है, गलत है। कैपिटल रेशियो पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ये डिपेंड करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये गलत है, ये इसका क्या है, फीचर नहीं है। डेल क्रेड कमीशन, अब देखो डेल क्रेड कमीशन क्या होता है कंसाइनमेंट में। डेल क्रेड कमीशन उसे कहते हैं कि जो हमारा कंसाइनर होता है, कंसाइनी को बोलता है भाई तुम जितना बेचोगे, जितना तुम क्रेडिट में सेल करोगे, उसमें से 1 रुपया भी बैड डेप्ट हुआ तो तुम्हें या तो रिकवर करके लाना पड़ेगा या तुम्हें मुझे भरना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हें कमीशन, डेल क्रेड कमीशन 10% दे रहा हूँ। अब 10% देने का मतलब है कि जो कुछ बैड डेप्ट हुआ भी तो वो कंसाइनर का नहीं, कंसाइनी का होगा। कंसाइनर कुछ भी, कंसाइनर ने जितना सेल करवाया है उतना पैसा ले लेगा, सिंपल सी बात है। यानी क्रेडिट सेल जो करता है कंसाइनी, क्रेडिट सेल जो करता है कंसाइनी, उसको उसमें कोई बैड डेप्ट ना हो, इसको श्योर करने के लिए जो कंसाइनर है, कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है, उसे कहते हैं डेल क्रेड कमीशन। तो सर इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ओनली क्रेडिट सेल होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है, ओनली क्रेडिट सेल नहीं होगा, क्योंकि इस पर टोटल सेल पे ही निकाला जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये होता है क्रेडिट सेल के लिए, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ टोटल सेल पे ही की जाती है ज़्यादातर, तो इसका होगा टोटल सेल्स। ध्यान रखना, देयर आर 250 मेंबर इन श्री कृष्णा क्लब और एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। कितने मेंबर्स हैं भाई, तो हमारे पास मेंबर है 250 और एक मेंबर कितना पैसा देता है, 500 रुपये। तो टोटल मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो 125, 1,25,000 रुपये मेरी एनुअली सब्सक्रिप्शन के तौर पे इनकम होना चाहिए था। ठीक है जी, आगे बोलते हैं। लिखा है हमारे पास ड्यूरिंग द 16-17 सब्सक्रिप्शन रिसीव 97,500। रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन मेरे पास, 97,500 ये रिसीव हुआ है, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग कितना, 47,500, और इतना हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ठीक है भाई, इतना पैसा मिल गया फिर भी इतना आउटस्टैंडिंग है, ये बोला गया है। अब पूछा गया क्वेश्चन से कि भाई इस साल हमारा कितना एडवांस है। सिंपल सी बात है, हमारा टोटल होना कितना चाहिए, 125, 1,25,000 मेरा इनकम बनता है। अगर उससे ऊपर पैसे जा रहा तो मेरा सिंपल सी बात है एडवांस है। अब कैसे पता चला ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, देखो इतना रिसीव हो गया और इतना अभी भी बाकी है, कितना रहा टोटल, तो ये आएगा टोटल हमारे पास 000, ये आएगा 7, 14, 15 और ये आ गया मेरा 9, 4, 13, 1, 14। यानी टोटल मेरा जो आ रहा है निकल के 1,45,000 करंट ईयर का रिसिप्ट। और करंट ईयर का मेरा बनता कितना सर, रिसिप्ट तो 97,500 है ना, हाँ 97,500 रिसिप्ट है करंट ईयर का, और प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है। तो करंट ईयर टोटल आपके पास 1,45,000 है। इसमें कुछ तो एडवांस है, कितना एडवांस है, जो आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसमें एडवांस मेरा कितना है, तो जो सर इन दोनों में डिफरेंस है 20,000 रुपीज़ का मेरा एडवांस आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो जी 128, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर ज्वाइंट वेंचर द अकाउंट इज डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है ना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल को ट्रीट करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे ही ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है। और वेंचर कैपिटल अकाउंट एक को वेंचर अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट की तरह। तो भाई आप परचेज करोगे गुड्स को तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ही डेबिट साइड जाएगा। Abnormal loss on consignment is credited to, abnormal loss in consignment is credited to, सीधी सी बात है कंसाइनमेंट अकाउंट किधर गया, कंसाइनमेंट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस हमारा हो रहा था कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। द फिक्स एसेट्स
एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो फिक्स एसेट और करंट एसेट को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि फिक्स है करंट है, सीधी सी बात है गोइंग कंसर्न के बेस पे, क्योंकि हमें पता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि मेरा बिजनेस है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रन करेगा, यानी लंबे समय के लिए चलेगा। तो भाई लंबे समय के लिए जो यूज हम करेंगे बिजनेस को चलाने के लिए हमारा फिक्स एसेट्स है, बाकी जो बचा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें जो यूज करना है शॉर्ट टर्म उसको सील करके निकाल देना हमारा करंट एसेट है। तो गोइंग कंसर्न है, यानी गोइंग कंसर्न बोलता है हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा एंड तक, एट विल तक, हमें बंद करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो भाई जब लॉन्ग टर्म तक चलाओगे तभी तो पता चल पाएगा कौन सा करंट कौन सा फिक्स। तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं कैटेगराइज कर पाते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज एन कैपिटल नेचर। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर कब होगा, ये ऊपर भी एक क्वेश्चन था दोबारा से फिर से आ गया, इसका हो जाएगा इंक्रीज इन फिक्स एसेट, आपको पता है ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। कैश बुक इज सब्सिडरी बुक है, सही बात है, सब्सिडरी बुक एंड लेजर ये भी है, क्योंकि जो कैश बुक है ना सब्सिडरी बुक का भी पर्पज़ को फुलफ़िल करता है और हमारा लेजर अकाउंट के पर्पज़ को भी फुलफ़िल करता है। द प्रेडिक्टली ऑफ टोटल सेल रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू टोटल सेल रिटर्न अकाउंट, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना क्या बोला क्वेश्चन, बहुत से बच्चे यहाँ पे सेल अकाउंट में टिक कर देते हैं, नहीं भैया सेल अकाउंट में नहीं सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा, ऐसा क्यों। तो क्या बोला है, बोला है प्रेडिक्टली टोटल सेल रिटर्न बुक। टोटल सेल रिटर्न बुक का मतलब क्या है, समझ लो सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक से ट्रांसफ़र कहाँ होता है, लेज़र में। तो कहाँ जाएगा ये, सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट में। अब सेल रिटर्न अकाउंट में किस साइड जाएगा सर, डेबिट साइड, क्योंकि सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है और सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, यानी ऑप्शन बी। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज नेचर ऑफ। गुड्स सेंड हमने कंसाइनमेंट अकाउंट किया, नेचर किसका, रियल का। जो हमारा गुड्स है कंसाइनमेंट में गया, हमारा एसेट्स है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है ना। कंसाइनमेंट के लिए हमने गुड्स सेंड किया, कोई एक्सपेंस नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है, ध्यान रखना। ये गुड्स की बात करा, गुड्स हमारा एसेट से रियल अकाउंट में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा जाता है इसमें, जाता है वनली रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट, यानी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस और इनकम होता है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करता है। पर्टेनिंग द अकाउंट्स का मतलब करंट ईयर के बेस पे है, एक्रूअल बेस पे। इनकम टैक्स ऑफ द सोल ट्रेड पेड इज, अब देखो सोल प्रोप्राइटर किसी का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर का जो इनकम टैक्स होता है उसको हम ड्राइंग मानते हैं। तो इनकम टैक्स जो पेड किया है सोल प्रोप्राइटर का, एक कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग ही कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, यानी कैपिटल अकाउंट से माइनस होता है। अब वो ड्राइंग माना तो भाई कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नरेशन कहाँ दी जाती है, ईच जर्नल एंट्री के एंड में, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या हमारे लिए, कैपिटल रिसिप्ट, और अगर ये लाइफ हटा दो तो मेंबरशिप फी क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान रखना लाइफ मेंबरशिप फी, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए, पता नहीं 10 साल 20 साल के लिए कब तक जिएगा, पूरे साल के लिए उसने पैसे दिया तो कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन सिर्फ मेंबरशिप फी, मेंबर बनने के लिए 1 साल के लिए पैसे दिया हुआ हमारे के पास क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो अगर ये लाइफ वर्ड हटा दिया जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बन जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लाइफ वर्ड हटा दिया जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और लाइफ वर्ड जोड़ दिया तो कैपिटल रिसिप्ट्स। 139 बैड डेप्ट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। बैड डेप्ट हमारे लिए मिला तो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में क्या है, रिसिप्ट है, पैसा मिला है। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट किसको बताता है, प्रॉफिट एंड गेन, लॉस एक्सपेंस, बोथ ए एंड बी। नॉमिनल अकाउंट क्या है, इनकम एक्सपेंस एंड लॉस एंड गेन, तो सारी सारी यहीं पे आ जाएगा। प्रीपेड रेंट क्या हमारे पास, नॉमिनल है, टेंजिबल है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सबको पता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक में क्या आ जाता है, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी हम जो गुड्स को परचेज करेंगे वो भी क्रेडिट में वही जाता है परचेज अकाउंट, यानी परचेज बुक में। और सर कैश परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक में चला जाता है, तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर सी। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल बुक इज, भाई सेल बुक में जब एंट्री करते हैं तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कौन सा वाउचर, कौन सा प्रूफ, कौन सा एविडेंस हम लेते हैं। इनवाइस रिसीव, इनवाइस रिसीव यानी परचेज होगा तब तो इनवाइस रिसीव करना, नहीं इनवाइस सेंड आउट, हाँ जो इनवाइस हम सेंड करेंगे सामान के साथ उसी इनवाइस के बेस पर हम रिकॉर्डिंग कर देंगे।
लेजर कंटेंट, लेजर का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंट्री अकाउंट्स। भाई लेजर 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 किसको बोलते हैं सर, लेजर मतलब अकाउंट्स। मैंने बोला लेजर्स दिखाओ, अब बोलो सर किसका लेजर, कैश का, बैंक का, परचेज का, सैलरी का, राम का, श्याम का, मोहन का, सोहन का, मतलब लेजर, लेजर मतलब अकाउंट्स होते हैं, समझना। लेजर के अंदर क्या आता है, अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर आता है ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स के अंदर सॉरी लेजर के अंदर आता है अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर आता है एंट्रीज, है ना, और एंट्रीज के अंदर सारी चीज़ हमारी आती है ट्रांजेक्शन्स। तो लेजर में क्या आ जाएगा हमारा, अकाउंट, किसका अकाउंट, बैंक, कैश, जो इसका बोलो। परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 8,90,000, फ्रेट टेस्ट 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000। भाई सीधी सी बात है, एक मशीनरी आपने परचेज की, उस मशीनरी का फ्रेट, उस मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्जेस, उस मशीनरी का इंश्योरेंस, जो भी खर्चा होता है इनिशियल स्टेज पे उस मशीनरी को ला के लगाने तक का सारे उसके कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है। रेडिजुअल वैल्यू ऑफ 40,000। अब बोला है कि भाई 5 साल उसका लाइफ है, आपको डेप्रिशन निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। आप सबको पता है डेप्रिशन का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, डेप्रिशन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस रेडिजुअल वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स कितना है, हम ऐड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ गया 8,90,000, ये हमारी कॉस्ट है, प्लस उसमें कुछ एक्सपेंस किए हैं, 7,000 ये किए हैं, 30,000 ये और 20,000 ये। तो इसमें ऐड कर दो 7,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस रेडिजुअल वैल्यू। रेडिजुअल वैल्यू कितना मेरे पास, तो सर रेडिजुअल वैल्यू है हमारे पास 40,000, 40,000। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स है 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर से, आप भी कैलकुलेट कर लो। 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस 40,000, तो ये मेरा आ रहा है 907 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये आ रहा है 181,400, 181,400। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 181,400। ठीक है जी, अब देखो इसका जो आंसर दिया हमारे पास, ये दिया हुआ 177,400। अब इसमें 177,400 कैसे आएगा, एक ऑप्शन से अगर हम इंश्योरेंस चार्जेस को ऐड नहीं करते हैं तो हमारा आंसर 177,400 आ जाएगा। अब भैया इंश्योरेंस चार्जेस को हम कॉस्ट में ऐड करें कि नहीं करें, ये डिपेंड करता है। अब देखो इंश्योरेंस अगर आपने कराया होगा इनिशियल स्टेज पे, उस मशीनरी को हमने सपोज मशीनरी को चाइना से एक्सपोर्ट किया, तो चाइना से लेके घर तक का जो इंश्योरेंस कराएंगे वो तो कॉस्ट में ऐड होगी। बट इसने सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस दिया, ये नहीं बोला कि उसको इनिशियल स्टेज पे कराया है कि लाने के बाद मशीन को लगा दिया, उसको चलाने के लिए इंश्योरेंस कराया है। तो अगर हम इसको ये मानते हैं कि चलो इनिशियल स्टेज पे उसका इंश्योरेंस नहीं है, ये हमने कंजप्शन के तौर पे उसको इंश्योरेंस कराया, मतलब लगा दिया, उसको चलाने के लिए है, चलेगा तो हमारा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए इंश्योरेंस कराया है, मतलब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ते के लिए इंश्योरेंस नहीं है, तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। तो अगर आप वैसे करते तो ये आएगा, यहाँ से आप इसको हटा दो, तो आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा 907 माइनस 20 और कम कर दो इसमें से, तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 88 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है 177,400। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पॉइंट ए इसका आंसर दिया हुआ हमारी बुक में। The value of asset after deducting depreciation from the historical cost is known as book value। ठीक है जी, जितनी उसकी वैल्यू थी उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो करंट ईयर आएगा उसको हम करंट ईयर की बुक वैल्यू बोलेंगे, जो करंट बैलेंस निकल के आएगा। गुड्स वर्थ 727 रिटर्न बाई लाला प्रसाद, अच्छा लाला, पास थ्रू द बुक्स एज 722, द रेक्टिफिकेशन एंट्री, हमने भाई गुड्स रिटर्न किया था लाला ने 772 रुपये की और एंट्री कर दी 722 रुपये की। तो भाई पहले गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। तो गुड्स रिटर्न किया नहीं परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, लाला अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न, लिखना था मेरे को 272, लिख दिया मैंने 77722 ये डिफरेंस कितना देखा जाए तो 722 माइनस 272 यानी 450 रुपये का डिफरेंस है। कैसे ठीक करूँगा, इसको मैं कर दूंगा डेबिट, इसको कर दूंगा क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, लाला विल बी क्रेडिटेड। किधर गया भैया, लाला विल बी डेबिटेड बाई 450, लाला विल बी डेबिटेड, लाला सिर्फ डेबिटेड ही है, क्रेडिट तो है नहीं। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से, क्या लिखा है शायद समझ नहीं पा रहे हम। कह रहा है कि गुड्स वर्थ 727 रिटर्न बाई लाला, सॉरी ये सेल रिटर्न है, सॉरी गलत कर दिया। लाला ने रिटर्न किया ना तो सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, तो सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया 272, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने एंट्री तो यही पास की, बट यहाँ पे अमाउंट हमने ज़्यादा कर दिया है, यहाँ कर दिया 722 और 722। अब ठीक कैसे करेंगे, तो भाई इसको डेबिट और इसको क्रेडिट, कितने से 450 से, जो डिफरेंस है। तो लाला क्या हो जाएगा डेबिट और सेल रिटर्न क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग, तो लाला विल बी डेबिटेड बाई 450, यानी पॉइंट नंबर ए इसका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per cash book, सीधी सी बात है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी एकदम फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होता है। हमने इससे स्टार्ट किया, अ चेक सेंट बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने बैंक में पैसा भेज तो दिया, बैंक में चेक डिपॉजिट तो कर दिया, बट कलेक्टेड नहीं हुआ, यानी हमने अपना कैश बुक को इंक्रीज कर दिया था, बट पासबुक में वो इंक्रीज हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे, वापस हम डिक्रीज कर देंगे। सिंपल सी बात है, तभी तो इक्वल रहेगा। क्योंकि हम जब भी चेक डिपॉजिट करते तो हम कैश में अपना ऐड करते, भाई पैसा आ गया, बट वहाँ पे तो आया नहीं, तो हमने इंक्रीज कर दिया था, उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, तो वापस हम डिक्रीज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा डिडक्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बस थोड़े से और क्वेश्चन बताएं, पेशेंस रख लो। पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव बाई होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स टू ड्यू डेट। सिंपल सी बात है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पेमेंट ड्रॉअर ही रिसीव करेगा, हो सकता है उसने किसी और को इंडोर्स कर दिया हो, तो भाई पेमेंट कौन रिसीव करेगा, जिसके पास ड्यू डेट पे वो बिल होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। ठीक है जी। विच ऑफ दीज इज या आर रेकरिंग यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस, देखो ये आ गया ना ऊपर, ट्रांजिट इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, सॉरी वहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ था। ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब रास्ते का इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे ट्रांजिट इंश्योरेंस लिखा होता तो मैं ये कॉस्ट ऐड कर देता, सही हुआ ऐड हमने नहीं किया। ठीक है, ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो ये हमारे पास क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, ये कॉस्ट में ऐड होती है, तो ये हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑक्ट्राई भी है, लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्चा आता है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। पूछा गया इनडायरेक्ट कौन सा है, तो गोडाउन रेंट, ये हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, ये कॉस्ट है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। हम सामान लेके गोडाउन में रखें, गोडाउन रेंट जा रहा है, भाई इसमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। गुड्स ऑफ द इनवाइस वैल्यू, इनवाइस वैल्यू का मतलब क्या है, ये सेल प्राइस है, कितना 2,40,000। सेंड आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 20% ऐड करके भेजा गया। लोडिंग अमाउंट का मतलब है कितना इसमें प्रॉफिट ऐड किया गया है। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है सर, ये सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालो, दोनों को माइनस कर दो, या फिर एक तरीका और है, देखिए कौन सा है। ये जो 2,40,000 है ये 120% पे शो कर रहा है। सर आपको कैसे पता, कॉस्ट अगर 100 रुपये होगी तो 20% कॉस्ट कितना हो गया 20 रुपये, तो सेल प्राइस कितना है 120 रुपये, यानी 120% पे शो कर रहा है। इसको 120 से डिवाइड करो तो 1% आ जाएगा, 20 से इंटू करो तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 2 जा 40, 40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इसका पॉइंट नंबर ए। दूसरा तरीका है लॉन्ग कट, ये शॉर्ट कट था। देखो 2,40,000 है, ये क्या है हमारे पास, तो सर ये है हमारे पास ऑन सेल, यानी सेल प्राइस यानी इनवाइस प्राइस। इसमें क्या, इसमें 20% प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको मैं अगर 120 से डिवाइड करूँगा, 100 से इंटू करूँगा, तो ये मेरा जो निकल के आ जाएगा 2 लाख रुपये, ये मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई लॉन्ग कट नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। और 2,40,000 हमारे पास क्या है, ये मेरा इनवाइस या सेल प्राइस है, तो जो डिफरेंस है मेरा क्या है 40,000 रुपये का लोडिंग यानी प्रॉफिट। ठीक है ना, कॉस्टिंग कंसाइनमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर जो प्राइस को ऐड कर दिया था उसे बन लोडिंग, तो ये हमारा 40,000 का लोडिंग होगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज़ क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, सबको पता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हमारा नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है।
द बैलेंस ऑफ पेटी कैश, देखो पेटी कैश बुक जो बनाई जाती है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब नहीं कि जो बैलेंस उसमें सीडी बचा हुआ हमारे लिए एक्सपेंस है, भाई जो सीडी बचा हुआ नॉर्मल कैश है, चाहे 1 रुपये बचा हो, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। एंडोमेंट फंड, ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है एंडोमेंट फंड। तो ये हमने क्या किया, फाइनली अपने 154 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हमारे सीएमए फाउंडेशन एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस के पीडीएफ से। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अभी कम थोड़ी है यार, ये देखो ना हमारे 154 क्वेश्चन ये हो गया, फिर हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग्स है, ट्रू फॉल्स है, जिसे हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे नहीं आने वाले। अब करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग के प्रैक्टिस करेंगे। कॉस्टिंग में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कितने हैं टोटल, कॉस्टिंग में भी हमारी इस बुक का है टोटल क्वेश्चंस 53, यानी 53 क्वेश्चंस कॉस्टिंग के हैं और 154 हमारे अकाउंट्स के हैं। तो अकाउंट्स के तो कंप्लीट हो गए, कॉस्टिंग के भी मुश्किल से 1 या 2 वीडियोज़ बना दूंगा, कुछ छोटे छोटे 20-20 क्वेश्चंस के 2 वीडियोज़ बना दूंगा, 25-25 के हमारे कॉस्टिंग में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 वीडियो हो गए अकाउंट्स के, 2 वीडियो कॉस्टिंग के, 6 वीडियो में हमारा बिट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टडी मटेरियल का एमसीक्यूज़, उसके बाद आरटीपी एमटीपी, भाई एमसीक्यूज़ बहुत है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हो शेयर करना। आप सबकी तरफ से मेरे लिए एक यही हेल्प समझो, मेरे लिए कंट्रीब्यूशन समझो, आपको जो समझो मेरी हेल्प ही समझ लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।